हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत रियल नंबर को समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर क्या है? ठीक है, नेचुरल नंबर यानी क्या? 1 2 3 4। नेचुरल नंबर्स मतलब जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करते हैं। कभी हम ये नहीं कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट 0 है या फिर कोई ऑब्जेक्ट 1.1 है। ठीक है, ये हमारी नेचुरल वे है किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने की, इसीलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 ये क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, एक दौर ऐसा था जब हमारी दुनिया नेचुरल नंबर की दुनिया थी, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है और वो चीज़ है ज़ीरो। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको क्या कहोगे? किसी ऑब्जेक्ट की एब्सेंस को हमने कहा कि चलो इसको डिनोट करते हैं बाय ज़ीरो। तो नेचुरल नंबर्स के बाद आ गए होल नंबर। तो ज़ीरो को इंक्लूड करने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें एक पूरा सिस्टम मिल गया है, यानी कि एक होल सिस्टम मिल गया है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 इनको हम कंसिडर करने के बाद हमें लगा कि बस यही नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन रखूं, x + 2 = 1। ठीक है, और अगर आप होल नंबर की दुनिया में हो और आपसे पूछा जाए कि 2 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमको आंसर 1 मिले। ठीक है, अगर आप होल नंबर की दुनिया में हो तो आप कहोगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी होल नंबर नहीं है जिसमें 2 जोड़ने पर आंसर 1 आता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब होता है कि हमारे सिस्टम में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यहीं से एक नया सिस्टम आया, ऐसा सिस्टम जिसमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन किसके पास है? इंटीजर्स के पास। तो इसके बाद इंट्रोड्यूस हुए निगेटिव नंबर्स। अब इंटीजर्स में क्या है कि हर पॉजिटिव नंबर के लिए निगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि 1 के लिए -1 है, 2 के लिए -2, 3 के लिए -3 एंड सो ऑन। और इस सिस्टम में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ -1 तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन जब तक हम W में थे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं था। अब इन निगेटिव नंबर्स यानी कि -1 -2 -3 इनको एक्सेप्ट करना भी मुश्किल था। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं अब ये हमारे सिस्टम में एक नए नंबर्स हैं और इनको कंसिडर करना मुश्किल क्यों था? देखिए, कंसिडर कीजिए कि आपके पास 4 लड्डू हैं। ठीक है, और आप उन 4 लड्डू में 5 लड्डूज को ऐड करते हो। ठीक है, एकदम छोटी क्लास का प्रॉब्लम है। टोटल कितने लड्डू आ गए आपके पास? ऑब्वियसली 9 आ गए। देयर आर 9 लड्डूज। लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि आप इस चीज़ को लड्डुओं के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूं और ये कहूं कि 4 लड्डुओं में से अगर 5 लड्डुओं को घटा दिया जाए, ओके, आपके पास 4 लड्डू हैं और 5 लड्डू को घटा देते हैं, तो कितने लड्डू बचेंगे आपके पास? आप कभी ये नहीं कहोगे कि -1 लड्डू। ठीक है, तो माइनस लड्डू जो है एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इन निगेटिव नंबर को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था उस टाइम पर। क्यों मुश्किल था? क्योंकि जब भी हमने नंबर्स पढ़े तो हमने उनको जो है किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट किया, जैसे कि हमने उनको इन लड्डुओं के साथ रिलेट किया। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो माइनस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपना नज़रिया बदले तो ये माइनस एग्जिस्ट करते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आप किसी पॉइंट O पर खड़े हो, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि आपको 1 किलोमीटर चलना है। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि आपको 1 किलोमीटर चलना है और आपकी जो है दोनों तरफ सड़क है।
ठीक है, तो ये बहुत जेन्युइन सी बात है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि मैं किस साइड जाऊँ, इस साइड या फिर इस साइड। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपको 1 किलोमीटर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकती हूँ, अगर मैं ये कहती हूँ कि आपको +1 किलोमीटर चलना है, तो यानी कि आपको राइट हैंड साइड की तरफ 1 किलोमीटर चलना है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपको -1 किलोमीटर चलना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 1 किलोमीटर चलना है। तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस ने क्या इंडिकेट किया, इसने डायरेक्शन इंडिकेट की। प्लस यानी राइट हैंड साइड और माइनस यानी कि उसके अपोजिट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो ये हुआ आपका +1 और ये हुआ आपका -1। सो यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस है इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मुश्किल चीज़ है। तो एट लास्ट हमने निगेटिव नंबर्स को भी एक्सेप्ट किया, जबकि इस तरह से हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो निगेटिव नंबर्स भी एक तरह के इमेजिनरी नंबर हैं। ठीक है, लेकिन उनको हमने एक्सेप्ट कर दिया। और इसी तरह से इंट्रोड्यूस हुए आपके रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ठीक है, फिर से आपके सामने एक इक्वेशन रखती हूँ, ये है 2x - 1 = 0। ठीक है, फिर से कहूँगी, अगर आप इंटीजर्स के दुनिया में हो, ठीक है, हमने अब अपना सिस्टम बड़ा कर दिया है, सो अगर आप इंटीजर्स की दुनिया में हो तो इसका सॉल्यूशन इस इंटीजर्स के सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करने पर आपको आंसर 0 मिले। लेकिन इसका आंसर रैशनल नंबर के पास है। इस रैशनल नंबर के पास x = 1/2 है, जो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे इंट्रोड्यूस हुए रैशनल नंबर, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। और इरैशनल नंबर, रैशनल p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इरैशनल जिनको नहीं लिखा जा सकता है, जैसे कि √2, √5, √7 एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे इरैशनल नंबर्स भी हैं, और इन्हीं सब का सेट बना दिया हमने रियल नंबर। और इस रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं ऑन रियल लाइन। ठीक है, सो ये एक रियल लाइन ऐसी लाइन है जिस पे आप नेचुरल को भी शो करते हो, होल नंबर को भी, इंटीजर्स को भी, रैशनल को भी, इरैशनल को भी। ठीक है, सो हमारी पूरी जो सिस्टम बन गई वो एक लाइन पर बन गई। अब कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम फिर से आया, एक नई इक्वेशन आई, x² + 1 = 0। ठीक है, फिर से ये इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है। ठीक है, सो हमें पता है कि जो भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसके 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके भी 2 रूट एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी कि 2 आंसर आने चाहिए जिसको इस इक्वेशन में रखा जाए और हमको ये इक्वेशन वो सेटिस्फाई करे। लेकिन फिर से सेम प्रॉब्लम, इस रियल लाइन पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, क्यों? क्योंकि रियल लाइन में ऐसा देखा जाता है कि आप चाहे कोई निगेटिव नंबर लो चाहे कोई पॉजिटिव नंबर लो, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि x² = -1, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हमें माइनस आता है। ठीक है, यानी कि जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं है। तो फिर से वही दिक्कत, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसका ये मतलब है कि इसका सॉल्यूशन इस सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ एक नया सिस्टम जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी सिस्टम या फिर इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो x² = -1, सो x = √(-1) और यही इसका बेसिस बना। इसे हम डिनोट करते हैं बाय आयोटा और इसे कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट। सो अब हमारे पास एक ऐसा यूनिट आ गया है या फिर ऐसा नंबर आ चुका है जो कि इस रियल लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये अपनी रियल लाइन है या फिर आप इसे कहो कि ये रियल एक्सिस है, तो ये जो आयटा है ये इस पर नहीं होता है। ठीक है, तो इस आयटा को दिखाने के लिए हमें कहीं और जाना पड़ेगा, यानी कि हमें दूसरे डायमेंशन में जाना पड़ेगा।
ठीक है, देखिए ये 1 डायमेंशनल है और मैंने जो ये प्लेन बनाया है ये 2 डायमेंशनल का है। ठीक है, सो ये जो इमेजिनरी यूनिट है इसे हम दिखाएंगे ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो ये है इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि यहाँ पे होंगे रियल नंबर, यहाँ पे होंगे इमेजिनरी नंबर, और रियल प्लस इमेजिनरी बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप है वो इस तरह से है, इसको दिखाते हैं बाय z विच इज इक्वल्स टू a प्लस आल्टा b। ये होता है आपका रियल पार्ट जो कि x एक्सिस पे होगा, और ये होगा आपका इमेजिनरी पार्ट जो कि y एक्सिस पे होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिखाते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे एक a है और यहाँ पे एक b है, तो मान लीजिए यहाँ कहीं a है और यहाँ कहीं b है या फिर अल्टा b है। ठीक है, सो हमारा जो a प्लस अल्टा b होगा वो यहाँ पर होगा, जिस तरह से हम कार्टेशियन प्लेन में दिखाते थे। ठीक है, और इसको लेने का भी रीज़न है, देखिए ये है कॉम्प्लेक्स का सेट, और ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये आप कह सकते हो ये R2 को दर्शाता है। ठीक है, और अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 विथ रियल एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर विथ R एक वेक्टर स्पेस है। ओके, मैं डिटेल में वेक्टर स्पेस के बारे में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ फिलहाल बताना चाहती हूँ क्यों हम R और R2 को एक जैसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कार्टेशियन की बात करूँ तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर होगा ए बी का। अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो ये है a प्लस अल्टा b। ऐसा क्यों है? अगर R2 को देखा जाए तो यहाँ पर a b इस टाइप के एलिमेंट हैं, और अगर मैं कॉम्प्लेक्स के सेट को देखूँ तो यहाँ पे a प्लस अल्टा b है। ये दोनों सेट एकदम डिफरेंट हैं, लेकिन इनको दिखाने का तरीका सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि अगर मैं C और R2 का 2 सेट लेती हूँ तो इन दोनों के बीच में मैं एक बाई जंक्शन दिखा सकती हूँ, यानी कि इस AB को मैं A प्लस अल्टा B पर मैप कर सकती हूँ 1 ऑन 2 फंक्शन दिखाकर। ठीक है, अगर R2 की बात करूँ तो वेक्टर स्पेस के अंदर R2 का डायमेंशन होता है 2। अगर C की बात करूँ तो C का भी डायमेंशन होता है 2। ठीक है, अगर मैं फील्ड R ले रही हूँ तो अगर आपको इसका बेसिस पता हो, इसका बेसिस क्या होता है 1 अल्टा, और इसका बेसिस 1 0 0 1। ये बेसिस क्या चीज़ है? तो ये 1 और अल्टा क्या चीज़ है? ये 1 अल्टा इस C को स्पैन करता है। स्पैन करता है मतलब आप 1 और अल्टा से ये पूरा का पूरा C जनरेट कर सकते हो। आप 1 को किसी रियल नंबर से, अल्टा को किसी दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करके कॉम्प्लेक्स का कोई भी एलिमेंट बना सकते हो। इसी तरह से 1 0 और 0 1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड करके आप R2 का कोई भी रियल नंबर बना सकते हो। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट है, मतलब इसका डायमेंशन 2 है। इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है, इसका भी डायमेंशन 2 है। ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। ठीक है, इसीलिए इनको दर्शाने का जो तरीका है ये ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से दिखाते हैं, उनका एडिशन, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, ये हम जानेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, सो आज का वीडियो लेक्चर आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराने के लिए था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, सो हो सकता है कि कल को ऐसा कोई इक्वेशन फिर से आ जाए जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी कोई आंसर ना हो सकता है, पता नहीं। तो हो सकता है हमें कोई दूसरा सिस्टम ढूंढना पड़े 3 डायमेंशन के अंदर। ओके, सो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे।